अगर मैं पूछूं आपसे कि परिवाद का मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा क्योंकि शुद्ध हिंदी में आपको ये समझ ना आए शायद। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि डेफ़िनेशन ऑफ कंप्लेन क्या होती है, तो आप तुरंत समझ जाएँगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं आपको फैक्ट और कंसेप्ट के साथ अपनी भाषा में डील करूंगी, साथ ही साथ बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो भी बताऊंगी और आंसर का एक फॉर्मेट तैयार करवाऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में एक परफेक्ट तरीके से आंसर लिख पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। डिफाइन कंप्लेंट, डिस्कस द कंप्लेंट प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। परिवाद को परिभाषित करें और मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद की क्या प्रक्रिया है वो बताएं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करिएगा आप डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट की। परिवाद जो होता है वो कोई भी जैसे कार्रवाई शुरू होती है ना, जैसे कि सबसे पहले एफआईआर होता है, उसके बाद मैंने आपको एफआईआर के बाद का क्लास में बताया कि उसके बाद सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। और इन्वेस्टिगेशन का ही एक जो न्यायिक कार्रवाई का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो कंप्लेन है, क्योंकि परिवाद प्रस्तुत होने पर न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ होगी। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा कोई भी कार्रवाई कैसे शुरू हो जाएगी। जैसे आपके घर में हो, घर के आसपास कोई भी घटना घटती है, तो जब तक आप उस चीज़ की कंप्लेन नहीं करिएगा कोई भी कार्रवाई नहीं शुरू हो सकती है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 इस धारा को लिख लीजिएगा। इसमें परिवाद की परिभाषा क्या दी गई है, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। परिवाद से मतलब इस संहिता के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की पुष्टि से लिखित या मौखिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट से किया गया वो कथन है, जबकि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वो व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। मतलब कंप्लेन का मतलब होता है कि कोई एक घटना घटी है, किसी व्यक्ति ने उस घटना को घटित किया है यानी अपराध किया है, और उस अपराध की कहीं पर आप जाकर के लिखित या मौखिक रूप से कंप्लेन कर रहे हैं, परिवाद कर रहे हैं, और उसके बाद ही ये कार्रवाई शुरू होगी। ये है धारा 2 में। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिवाद की परिभाषा क्या दी है, ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हिसाब से परिवाद यानी कि कंप्लेंट से मतलब होता है ऐसा लिखित या मौखिक दोषारोपण। मतलब कंप्लेंट जो है या तो लिखित होगा या मुंह से बोला हुआ होगा, और वो किसी दोष का आरोपण कोई अपराध होने पे होगा जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। तो परिवाद किसके समक्ष होता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष। जैसे एफआईआर किसके समक्ष होता है? पुलिस अधिकारी के समक्ष। तो म्युनिसिपल बोर्ड मिर्जापुर बनाम रेजिडेंट इंजीनियरिंग मिर्जापुर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई केस के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिवाद यानी कंप्लेंट की ये परिभाषा दी थी। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको कंप्लेंट नहीं माना जाता है, पर अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी अपराध के बारे में पता चलता है, कोई क्राइम के बारे में पता चलता है, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो क्या समझा जाएगा? वो कंप्लेंट माना जा सकता है। ओके, ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद की प्रक्रिया क्या, यानी प्रोसीड्यूर ऑफ कंप्लेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट कैसे करेंगे। तो कोई असंज्ञेय अपराध है, उससे कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो अपने अधिकार का यूज़ करने के लिए एक न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकारी है। ठीक है, किसी भी इंसान को जो भी पीड़ित होता है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो उस अपराध उसके लिए उसके खिलाफ जो अपराध हुआ उसके लिए वो कार्रवाई करवा सकता है। तो न्यायिक कार्रवाई का जब ये शुरू होता है तो पीड़ित व्यक्ति को जा करके अभियुक्त के खिलाफ का कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ती है। तो पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, या तो वो जा करके जिस थाने में जिस एरिया में हुआ है अपराध, या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कराएगा। दो ऑप्शंस होते हैं उसके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं संहिता की धारा 223 में। धारा 223 कहती है कि जो कंप्लेन है, किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी को, और यदि साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा, और ऐसी परीक्षा का सारांश लिपिबद्ध करेगा, और वह परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। पर जब परिवाद लिखित में किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के लिए परिवाद या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। यहाँ पर 223 में कहा गया है कंप्लेन दर्ज कराने जा रहा है, यानी कि जो परिवादी है और जो मजिस्ट्रेट है और जो साक्षी है जिन्होंने उस घटना को देखा है, इन तीनों की ज़रूरत होती है कंप्लेन लिखाने के लिए। लिपिबद्ध करना मतलब लिखवाने के लिए, जब सारांश के तौर पे लिखवाया जाता है, और
इसके बाद ऐसा कोई परिवाद लिखित रूप से किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है अथवा न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये जो कंप्लेन है वो कौन करता है लिखित रूप से? कोई लोक सेवक होता है जिसको ये अधिकार मिलता है। अब यदि मजिस्ट्रेट को ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जांच करने का, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करने का, तो धारा 212 के तहत वो मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। यहाँ से स्टेप शुरू हो जाता है, धारा 212 से मजिस्ट्रेट के पास वो पहुँच जाता है। पर यदि मजिस्ट्रेट किसी कंप्लेन को धारा 212 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसके पास वो भेजना चाहे उसको भेजने के लिए वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो परिवादी को और साक्षियों की परीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो उसको विचारण के लिए भेज सकता है। इसके बाद धारा 224 जो है वो कहती है कि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है, यानी कंप्लेन ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? तो परिवाद लिखित है तो उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाग का पृष्ठांकन सहित लौटा देना। ठीक है, हर पेज के साथ एक भी पेज मिसिंग नहीं होना चाहिए, और जो न्यायालय में ज़रूरी है उस न्यायालय में उसका एक लिखित फॉर्मेट दे देना है। अब यदि कंप्लेन लिखित नहीं है तो जो कंप्लेन किया है उसको उचित न्यायालय में जाने का निर्देश दिया जाएगा। धारा 225 में 2005 में कुछ संशोधन किया गया और 225 के अनुसार इस धारा में मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के संरक्षण के संबंध में कुछ शक्तियां दी गई हैं। अब मजिस्ट्रेट को धारा 225 में क्या क्या शक्ति दी गई है? पहला, यदि कोई मजिस्ट्रेट अपराध का परिवाद यानी अपराध का कंप्लेन प्राप्त करने पर, जिसका उसको पता है कि वो उसके अधिकृत है, मतलब उसी के अंडर में है, या जो धारा 212 के अधीन उसके हवाले किया गया है, उसको ठीक समझता है और वहाँ अभियुक्त ऐसे स्थान पे रह रहा है जो उसके न्याय क्षेत्र में नहीं आता है, जिसमें वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है, और वह निश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं है, या तो स्वयं ही मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वो ठीक समझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश दे सकता है। पर अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ, मतलब मजिस्ट्रेट को अपने जुडिडिक्शन में धारा 212 के अधीन कोई भी अभियुक्त अगर कंप्लेन करता है तो मजिस्ट्रेट का अधिकार है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है कुछ चीज़ों में कुछ निर्देश दिए गए हैं जहां वो नहीं दे सकता है पुलिस अधिकारी को। जैसे जहां मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो अपराध जिसका कंप्लेन किया गया है वो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अगर वो केस सत्र न्यायालय से रिलेटेड है तो मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं देगा। जहां कंप्लेन किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया, जब तक कि जो जिसने कंप्लेन किया है या उपस्थित जो साक्षी हैं, धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती। तो यदि धारा 2 और 1 के अधीन किसी जांच मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वो साक्षियों पर शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, सबूत ले सकता है। पर यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अपराध जिसका कंप्लेन किया गया है सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है और परिवादी ने अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा की है और उसकी शपथ पे परीक्षा करेगा, ठीक है, तो ये जो धारा 223 है इसको आपको धारा 223 को किताबी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है आपके लिए। और इसमें 223 के 3 और उपधारा 1 के अधीन इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवा पुलिस थाने के अधिकारी के सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, सिर्फ उसको एक ही शक्ति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे आप एक केस मेंशन कर दीजिएगा, मोहम्मद अतातुल्ला बनाम राम शरण महतो केस, और एक मोइजुद्दीन कुट्टी हाजी और अन्य बनाम कुन्नी कोय्या और अन्य केस। इन 2 केस का अगर डिटेल जानना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिएगा, या चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता ही देती हूँ कि मोहम्मद अतातुल्ला बनाम राम शरण महतो जो केस है उसमें निर्धारित किया गया कि जो कंप्लेन पेश होने पर मजिस्ट्रेट यदि उसे इन्वेस्टिगेशन हेतु पुलिस अधिकारी के पास भेजता है तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से कोई अतिरिक्त तथ्य या साक्ष्य प्रकट नहीं होता है और संपूर्ण तथ्य और साक्ष्य वैसा है जैसा उसने मजिस्ट्रेट ने उसको दिया था इन्वेस्टिगेशन आदेश देते समय। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको आदेशिका जारी कर देता और वो अवैध हो जाता है क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, मजिस्ट्रेट ने जैसा दिया था वैसा ही रहा।
और दूसरा मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी और अन्य बनाम कुन्नी कोय्या केस है, जिसमें सेशन न्यायालय द्वारा एक योग्य मामलों में आदेशिका जारी किए जाने से पहले सभी साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करना एक पूर्ववर्ती शर्त है। तो धारा 226 के अनुसार यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर और धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की राय यह है कि कोई कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वैसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा। इस प्रकार मजिस्ट्रेट उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत परिवाद पर किसी अपराध का प्रसंज्ञान कर सकता है और उसके संबंध में आदेश जारी कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि फिर कंप्लेन और एफआईआर में अंतर क्या है। तो कंप्लेन को हमेशा किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, पर एफआईआर को हमेशा पुलिस अधिकारी के सामने लाया जाता है। कंप्लेन जो है किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन के लाए जाने पर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जांच होती है, पर एफआईआर के मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है तुरंत। एफआईआर में को जांच करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा जाता है, पर कंप्लेन के इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पुलिस अधिकारी को दिया जा सकता है। कंप्लेन के मामले में जांच हो जाने के बाद किसी अपराध को संज्ञान में लेते हैं, पर एफआईआर के मामले में अन्वेषण हो जाने के बाद आरोप पत्र को लाया जाता है। तो इस तरह से कंप्लेन और एफआईआर में बेसिक अंतर जो यही है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है और ये जो धाराएं बताई हैं, इसका आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है और साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स लिख लेने हैं। तो कीवर्ड्स लिखने से क्या होता है, एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होती है। जैसे कि कीवर्ड क्या है, धारा 2 जिसमें परिवाद की परिभाषा दी है, इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो उसकी परिभाषा दी है, इसके बाद आपको वो 2 पार्ट लिखना है। फिर धारा 223 लिखना है जिसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है धारा 223, 224 और 225 में। और इसके बाद 2 केस लिखने हैं, मोहम्मद अताउद्दौला बनाम रामशरण महतो और मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी और अन्य बनाम कुन्नी कोय्या केस। फिर धारा 225 और 226 लिखनी है। और फिर अंत में आपको परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कंप्लेन और एफआईआर में अंतर के 5 पॉइंट लिख देना है। देन आपको इस आंसर को कंक्लूड कर देना है। अब इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एलएलबी की सारी क्लासेस हिंदी में चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। ये जो क्लासेज है ये एक तरह से ऑडियो क्लास है जिसको आप ईयरफोन लगा के आराम से बैठ के सुन सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन